अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स हमारी डिस्कशन चल रही थी डिसीजन मेकिंग के एरिया पे और उस पे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे और इस चैप्टर में हमारे रेलेवेंट कॉस्टिंग के क्वेश्चन भी हमारे सामने आ रहे हैं, सीवीपी एनालिसिस पे क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं और डिसीजन मेकिंग के डिफरेंट सिनेरियोज के क्वेश्चन भी हम देख रहे हैं। तो कल के लेक्चर से कोई सवाल? अच्छा जी, मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए, व्हाट आर द नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन रेलेवेंट टू मेक और बाय डिसीजन, 3 मार्क्स। नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन से मुराद ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आउटसोर्सिंग करने के फायदे या नुकसानात की बात हम कर सकते हैं। आउटसोर्स करने के देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस कि आपका सप्लायर में फेल टू मेंटेन द रिक्वायर्ड क्वालिटी, आपका सप्लायर में फेल टू डिलीवर द ऑर्डर ऑन टाइम, आपका सप्लायर में फेल टू इंक्रीज द सप्लाईज if your demand goes up. These are certain drawbacks of outsourcing, but there are certain advantages of outsourcing as well. क्योंकि आप जिसको आउटसोर्स करते हैं वो यूजुअली उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, दे मे बी एबल टू डिलीवर अ बेटर क्वालिटी एट अ बेटर प्राइस। सेकेंडली, आउटसोर्सिंग की वजह से मैनेजमेंट गेट्स टाइम फ्री which can be invested in some other business। ठीक है, these could be the advantages of outsourcing। पर इसका आंसर आपको अवेलेबल है, पढ़ लीजिएगा। हम पार्ट बी पे फोकस करते हैं। पार्ट बी क्या है? लेट्स रीड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट। 15 मार्क्स। पार्ट ए 3 मार्क्स का था, पार्ट बी आपका 15 मार्क्स है। प्रिपेयर अ प्रोडक्ट वाइज प्लान ऑफ प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट टू मैक्सिमाइज द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। From the requirement, it appears as if it's going to be a limiting factor with make or buy। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें, कितने यूनिट्स इंपोर्ट, बाय की जगह उसने इंपोर्ट का वर्ड यूज कर लिया है, तो लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय डिसीजन ये लग रहा है। लेट्स रीड द क्वेश्चन, फिर हम इस पे बात करते हैं। Alpha Limited AL manufactures and sells products ABC. In view of limited production capacity, AL is meeting the demand for its products partly through imports। The following information has been extracted from the budget for the next year। Next year budget से ये information आई है जी। मशीन आवर यूज्ड ABC में कितने आवर यूज करेंगे बता दिया गया आपको। सेल कितने यूनिट्स की होगी, प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्शन इसमें से कितनी होगी और इंपोर्ट कितनी होगी। टोटल 42,000 है, 42,000 का ब्रेकअप क्या होगा, 35,000 का ब्रेकअप क्या है, ये आपने प्लान किया हुआ है, बजट किया हुआ है अगले साल का। क्योंकि कैपेसिटी आपका लिमिटेड है तो आपने कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस करना प्लान किया, कुछ यूनिट इंपोर्ट करना प्लान किया। रुपीज इन मिलियन में फिर हमें डाटा दिया गया है रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किन यूनिट्स की, जो यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट है किन यूनिट्स की, जो यूनिट्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, तमाम हमें डाटा दे दिया गया है एंड दिस इज द टोटल डाटा, बजटेड डाटा में बताया गया। इसके बाद आगे चलते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एएल इज वर्किंग एट 100% कैपेसिटी, मतलब ये जो आवर दिए गए ना यहाँ पे, ये आपकी 100% कैपेसिटी है। AL believes that it can obtain substantial quantity discounts from foreign suppliers if it increases the import volume। Import हो रहा है, इस पे डिस्काउंट मिल सकता है अगर क्वांटिटी बढ़ा दी जाए। Each product is supplied by a different supplier. After intense negotiation, the suppliers have offered discounts of 10, 15 and 12 for the product ABC। इंपोर्ट का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो सप्लायर कहता है जी हम आपको डिस्काउंट देने, सप्लायर कहते हैं कि हम आपको डिस्काउंट देने पे तैयार हैं। अच्छा जी, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, लिमिटिंग फैक्टर और मेक और बाय डिसीजन में हमने जो तरीका सीखा हुआ है, उसके मुताबिक हम क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट्स की रैंकिंग करते हैं,
और रैंकिंग के मुताबिक जो हमारी बेहतर प्रोडक्ट्स होती हैं उनको पहले इन हाउस बनाएंगे, और जब रिसोर्सेज इन हाउस प्रोडक्शन में सारे कंज्यूम हो जाते हैं फिर जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो बाय करते हैं बाहर से, इस केस में इंपोर्ट। मतलब ये चीज तो हमें क्लियरली नजर आ रही है कि हर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट में स्प्लिट इज नॉट प्रॉफिटेबल मेथड। प्रॉफिटेबल मेथड क्या होता है? लेट्स अज्यूम, मैं रैंकिंग करता हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं दिस इज रैंकिंग नंबर 1, दिस इज रैंकिंग नंबर 2, दिस इज रैंकिंग नंबर 2। जस्ट अ मोमेंट जी। होल्ड ऑन। जी सॉरी जी, मैं प्रॉब्लम करप्ट हो गया था, प्रोग्राम को गड़बड़ आ गई थी। तो लेट्स अज्यूम ये रैंकिंग अगर हम करें, हमने जो तरीका सीखा है काम करने का कि भाई पहले रैंकिंग की जाती है, अगर ये रैंकिंग 1 है, ये 2 है, 3 है, एक्सक्यूज मी, क्या प्रॉब्लम आ गई इसको? एक मिनट, इसको क्या गड़बड़ हो रही है, लेट मी अंडरस्टैंड इट। अच्छा जी, ये प्रॉब्लम कोई आई हुई है इसमें, इसकी वजह से हमें इशू आ रहा है, तो हम कुछ और काम हमें करना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन को मैं जो लिखना चाह रहा हूँ वो मैं नहीं लिख पाऊंगा। मुझे क्या करना है, लेट मी ट्राई अनदर थिंग। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से क्वेश्चन को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ और उसको हम वन नोट पे जाके डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी मेक एन अटेम्प्ट। फॉक्सशिट में प्रॉब्लम आ गया मेरे पास सॉफ्टवेयर में, मैं इस क्वेश्चन को कॉपी करके कोशिश करते हैं एक और कि हम इसको डिस्कस कर लें नोट्स में जाके। ये जी सॉफ्टवेयर का इशू कोई आ गया है, इसलिए थोड़ा सा हमें यू हैव टू बेयर विद मी। अच्छा जी, इसको फिलहाल मैं इस पर लिख नहीं पाता, मैं इसको ऐसे ही रीड ही कर लेता हूँ आपके साथ। हम दोबारा अगर बात करें तो हम जब रैंकिंग करते हैं तो हमने सीखा क्या था कि रैंकिंग के बाद किसी एक प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए की रैंकिंग 1 है, तो प्रोडक्ट ए को हम सबसे पहले प्रोड्यूस करेंगे, सारे यूनिट्स बनाना चाहेंगे। प्रोडक्ट बी की रैंकिंग 2 है, फिर उसके सारे यूनिट्स बनाना चाहेंगे। और फिर अगर प्रोडक्ट सी की बारी आती है तो उसके लिए जितना टाइम बचा वो बनाएंगे,
बाकी हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसके नतीजे में होगा क्या? इसके नतीजे में होगा ये कि प्रोडक्ट ए की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और शायद इसकी इंपोर्ट जीरो हो जाएगी। प्रोडक्शन बी की भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, शायद उसकी इंपोर्ट भी जीरो हो जाएगी, और इंपोर्ट का सारा फोकस सी पे चला जाएगा। एज अ रिजल्ट सी की इंपोर्ट बढ़ जाएगी। तो जो भी हमारी प्रेफरेंस आएगी, होना यही जा रहा है, किसी दो प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट कम हो जाएगी और तीसरी की बढ़ने वाली है, और जिसकी इंपोर्ट बढ़ी होगी उस पर यकीनन हमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक हो गया? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जिस पे हमें चलना है। हम अगर लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाइट सीन के स्टेप्स लेके आए, सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है? आप कंपैरिजन करते हो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ इन हाउस प्रोडक्शन का, कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। हर प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट पर यूनिट मेजर करेंगे, तो हमें यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट गिवन तो नहीं है, तो हमें वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी पड़ेगी इन हाउस के लिए, और हमें कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट निकालनी पड़ेगी। फिर दोनों का डिफरेंस लेके हम एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट विद आउटसोर्सिंग निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 8 की। तीन प्रोडक्ट्स हैं जिनका डाटा हमने अरेंज करना है। हो बेटा, थोड़ा सा इशू आ रहा है, आई थिंक आई विल हैव टू रीस्टार्ट कंप्यूटर। इसके अलावा मजीद टाइम वेस्ट हो, आप काइंडली 2 मिनट मुझे अलाउ कीजिए, मैं कंप्यूटर रीस्टार्ट करके दोबारा आपसे लॉग इन होता हूँ, रीस्टार्ट करता हूँ। इस पर इशू आ रहा है इसमें मुझे। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तीन प्रोडक्ट्स हैं जी जिनका हमारे पास डाटा अवेलेबल है, ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी। और हमने जैसे बात की, हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें इनफैक्ट यहाँ पे अवेलेबल है
टोटल वेरिएबल कॉस्ट हर प्रोडक्ट की, और प्रोडक्शन भी अवेलेबल है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो हम करते क्या हैं, हम इन हाउस की टोटल वेरिएबल कॉस्ट लाते हैं, ये रुपीज इन मिलियन में अवेलेबल है, ऐसे ही ले आएंगे, और इसको हम बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे जो कि यूनिट्स में अवेलेबल है। तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। और अगर मैं इसको इक्वेशन को बनाता जाऊं, इफ दिस इज वैल्यू ए, दिस इज वैल्यू बी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी सी इज इक्वल टू ए डिवाइड विद बी, और इसको हम रुपीज में लाने के लिए इसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चूंकि स्मॉल वैल्यूज होने वाली हैं, ये हम रुपीज में ले आएंगे। तो एक इंफॉर्मेशन हमें ये चाहिए। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, टोटल कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट हमें अवेलेबल है रुपीज इन मिलियन में। यहां से फिर हमें बजटेड इंपोर्ट्स भी अवेलेबल है यूनिट्स में। और सिमिलरली इफ दिस इज वैल्यू डी, दिस इज वैल्यू ई, हम डी को ई से डिवाइड करें और उसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें लेट्स अज्यूम दिस इज वैल्यू नंबर एफ हमें मिल जाएगी। और ये क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, ये भी रुपीज में आएगी, और ये होगी कॉस्ट पर यूनिट इंपोर्ट। ये दो वैल्यूज हमारे पास आती हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट इंपोर्ट में हम क्या पे कर रहे हैं, इट विल बी एफ माइनस सी, रुपीज में आएगी। ठीक है जी, पहले यहां तक काम करते हैं, इसके बाद हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे। ये स्टेप्स हमारे पास, सबसे पहला काम क्या किया हमने, सिनेरियो आइडेंटिफाई किया, लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय, और उस सिनेरियो के मुताबिक स्टेप्स हमारे जहन में आएंगे। उन स्टेप्स की जो इंफॉर्मेशन चाहिए अब हम वो अरेंज करने जा रहे हैं। तो इन हाउस वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इन हाउस वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है जी क्वेश्चन में। ए के लिए फॉर एग्जांपल 48 प्लस 45 प्लस 33 कितनी बनेगी ए की इन हाउस वेरिएबल कॉस्ट, इट इज 126.00, इट इज 126.00। बी की कैलकुलेट करें इसी अंदाज में, बी की इन हाउस वेरिएबल कॉस्ट विल बी 31.25 प्लस 40 प्लस 25, ये कितनी बनेगी 96.25, 96.25। इसी अंदाज में अगर हम सी की वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करें, इट इज 40.50 प्लस 56.25 प्लस 29.25, इसका सम करें, इट इज अगेन 126। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई है। और बजटेड प्रोडक्शन ये अवेलेबल है जी। बजटेड प्रोडक्शन की फिगर 30,000, 25,000, 22,500, 30,000, 25,000, 22,500 जी। कॉस्ट पर यूनिट रुपीज में बताइए क्या आती है, ए डिवाइड विद बी इंटू 1 मिलियन। $126 million divided with 30,000, it is 4,200। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, $96.25 million divided with 25,000, 3850। नेक्स्ट 3850। नेक्स्ट
लास्ट वन 126 million divided with 22,500 5,600। अच्छा जी, अब आ जाइए कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट नेट ऑफ डिस्काउंट। ये आपने ख्याल रखना है क्योंकि अब हम जो भी इंपोर्ट करेंगे उसमें हमें डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट की परसेंटेज उसने बताई है 15, 10, 12। 15, 10 और 12 ये डिस्काउंट की परसेंटेजेस हैं। तो जनाब कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट नेट ऑफ डिस्काउंट एक ही क्या है 68.4 माइनस 15% करने के लिए 68.4 इंटू 0.85 कर लीजिए। 68.4 इंटू 0.85 कर लीजिए। 58.14 47 इंटू 0.9 47 into 0.9 42.3 हो गया। And the last one is 26.88 into 0.88 26.88 into 0.88 12% discount। 23.65। Any question? कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट जो हमें गिवन थी, अब अगर हम जिस तरह प्लान पे चलना चाह रहे हैं उसके तहत यकीनन हम किसी एक प्रोडक्ट की इंपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, हमें डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मिलेगा तो उससे हमारी नेट कॉस्ट क्या होने वाली है। यहाँ पे इंपोर्ट का वॉल्यूम भी ले आइए, ये आपको ये गिवन है जी 12,000, 10,000, 4,000, 12,000, 10,000, 4,000 और आप कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इंपोर्ट निकाल सकते हैं रुपीस में। 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करना ना भूलिएगा जी। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इंपोर्ट रुपीस में एक ही 4845 बी 4230 सी सी की बात कीजिए। बी क्लियरली नजर आ रहा था, वो 10,000 डिवाइड करके मैंने खुद मैयर कर लिया। टेल मी द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सी। 5913 5913 लीजिए जी। यहां से अब एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट ले सकते हैं। इट इज 645, इट इज 380 एंड इट इज 313। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इंपोर्ट जब आ जाता है तो फिर हम प्रोडक्शन प्रेफरेंस यहां से असाइन कर लेते हैं और प्रोडक्शन प्रेफरेंस आपकी होती है हाईएस्ट वैल्यू इज रैंक फर्स्ट 1 एंड 3। ये नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल? हम लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय डिसीजन की बात कर रहे हैं। लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय डिसीजन में पहला स्टेप हमारा आता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर इन हाउस प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, इन दो वैल्यूज का फर्क लिया जाए। एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट आप क्या पे करते हैं आउटसोर्सिंग में, उसको डिटरमाइन किया जाए। सॉरी जी, एक्स्ट्रा कॉस्ट में थोड़ा सा आई एम लॉस्ट अ बिट। एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट है, इसके ऊपर रैंकिंग नहीं की जाती। मुझे बताओ तो सही भाई। अगला स्टेप पढ़ो क्या है। पेज 447 की बॉटम पे जाइए, वहां पे जाइए, स्टेप पढ़िए। मैंने नहीं पढ़ा, आपको तो पढ़ना है। पेज 447 की बॉटम पे जाइए, वहां से लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय के स्टेप शुरू हो रहे हैं। पहले हमने कहा जी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट पे एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट निकालिए। उसके बाद क्या होता है जी, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट लेके आइए। लिमिटिंग फैक्टर क्या है? मशीन आवर। ये टोटल मशीन आवर है ए के, इसको ए के प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे तो मशीन आवर पर यूनिट आएगा। हमें यहाँ पे अब नेक्स्ट फिगर चाहिए मशीन आवर पर यूनिट। फिर हम लाएंगे एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मशीन आवर एंड देन विल असाइन द प्रोडक्शन प्रेफरेंस। फिर हम प्रोडक्शन प्रेफरेंस लेते हैं और मशीन आवर्स
आएगी, लेट्स अज्यूम मशीन आवर्स पर यूनिट हमारी वैल्यू आती है, ये जी है, मशीन आवर पर यूनिट हमारी वैल्यू एच आती है, देन जी डिवाइडेड विद एच, दिस इज द वैल्यू जो कि हमें चाहिए। मशीन आवर पर यूनिट ए के कितने हैं जी, 2,40,000 आवर्स हैं, डिवाइडेड ए की प्रोडक्शन 30,000, ए के मशीन आवर 8 है, बी के मशीन आवर लगने हैं 2,25,000 और बी की प्रोडक्शन प्लान है 25,000, इसके बने जी 9 आवर्स, और आखिरी प्रोडक्ट सी 2,70,000 इसके आवर्स प्लान है, और इसमें हमने बनाने हैं सी के 22,500 यूनिट्स, और इसके आवर्स बनते हैं 12 एज गिवन बाय नुमान। ये जो हमारे मशीन आवर पर यूनिट है, अब यहां से आप बना सकते हैं मशीन आवर पर यूनिट के डाटा से जी डिवाइड विद एच, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मशीन आवर, ये फिर रुपीज में जा रहे हैं हम, 80.63, 42.22 जी डिवाइड विद एच, लास्ट वन 26.04, और अब हम प्रेफरेंस देते हैं, प्रेफरेंस नंबर 1, प्रेफरेंस नंबर 2, प्रेफरेंस नंबर 3। प्रोडक्शन प्रेफरेंस, हाईएस्ट वैल्यू इज गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर इन हाउस प्रोडक्शन। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? कोई सवाल? प्रोडक्शन प्रेफरेंस आपके पास आ जाए तो सबसे पहले आप इन हाउस प्रोडक्शन प्लान प्रिपेयर करेंगे। इन हाउस प्रोडक्शन प्लान, क्योंकि हमसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन प्लान मांगा गया है, तो पहले प्रोडक्शन की जाती है अकॉर्डिंग टू द मशीन आवर्स अवेलेबल, अकॉर्डिंग टू द मशीन आवर्स अवेलेबल मशीन आवर्स कितने हैं, 2,40,000 जमा 2,25,000 जमा 2,70,000, तो टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल कितने हैं जी, टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल कितने हैं जिसकी यूटिलाइजेशन हमें प्लान करनी है, 7,35,000। ठीक है जी, अब प्रोडक्शन प्लान बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट ए, ए की हमारी प्रेफरेंस है और ए के हम सारे यूनिट्स बनाना चाहेंगे। टोटल ए की जरूरत है 42,000 यूनिट्स की, तो ए के हम 42,000 यूनिट्स बनाना चाहेंगे, और 8 मशीन आवर पर यूनिट के साथ कितना टाइम लग जाएगा जी यहाँ पे, 336,000। बाकी कितने बचे, 399,000 बेटा, 399,000 बाकी बच गए। फिर हम बनाना चाहेंगे बी, क्या कर रहे हो बेटा नुमान, आप ये 3,15,000 क्या फिगर बता रहे हैं, और जुहेब आप 339,000 क्या फिगर बता रहे हैं? $399,000 बैलेंसिंग आवर्स बचे हैं ए के बाद। इसके बाद बी की बारी आएगी। बी की प्रोडक्शन अब आप करेंगे टोटल 35,000। बी की प्रोडक्शन 35,000 करने के लिए हमारे पास टाइम अवेलेबल है, यस बिल्कुल अवेलेबल है। 35,000 यूनिट्स 9 मशीन आवर्स के हिसाब से 3,15,000 बनते हैं, तो ये निकाल दीजिए। बाकी क्या बचा, 84,000। अब बारी आएगी सी की, जो कि यकीनन बैलेंसिंग यूनिट्स होंगे, तो 84,000 डिवाइडेड विद 12, 84,000 मशीन आवर्स हैं, 12 मशीन आवर पर यूनिट है, तो कितने यूनिट बनाए ना, 7,000 यूनिट्स आपके बन गए सी के। तो ये आपका प्लान रेडी हो गया, इन हाउस प्रोडक्शन प्लान।
अब जो बाकी बचा वो इंपोर्ट में लेके जाएंगे। तो इंपोर्ट प्लान, इंपोर्ट के लिए हमारे पास सिर्फ सी की क्वांटिटी बची है, जिसकी डिमांड थी, टोटल हमारी रिक्वायरमेंट थी 26,500, 26,500। इसमें से 7,000 हमने इंटरनल प्रोडक्शन कर ली, तो 19,500 यूनिट्स हमारी इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट बनी। यही हमारा सवाल था शायद कि प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और इंपोर्ट प्लान बताइए। तो ये प्रोडक्शन प्लान आ गया और ये इंपोर्ट प्लान आ गया। दिस वाज द टोटल रिक्वायरमेंट। अगर हम देखें सवाल पे दोबारा, हमारी रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्ट वाइज प्लान ऑफ प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो ये प्लान हमारा रेडी है। दिस इज द प्लान इफ फॉलोड, कंपनीज प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज। ये नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया, कोई इशू क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 9 आपकी क्लास होम एक्टिविटी है। इट इज सिंपल रेलेवेंट कॉस्टिंग का क्वेश्चन। रेलेवेंट कॉस्टिंग के काफी सवाल हम कर चुके हैं, आप इसके रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हैं। बिड प्राइस कैलकुलेट करने हैं इस प्रिंसिपल के ऊपर, बेस्ड ऑन रेलेवेंट कॉस्ट ओनली। तो आपको प्रोडक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट बनानी है, और जो प्राइस आपकी आएगी दैट विल बी रेलेवेंट कॉस्ट डिवाइड विद 80 into 100। 20% मार्जिन का मतलब प्राइस का 100 है, तो इसका मतलब कॉस्ट 80 होगी। प्राइस 80 है तो प्राइस रेलेवेंट कॉस्ट 80 है अगर, तो प्राइस क्या हुई वो आप यहाँ से निकाल लो। बस आपको इसका रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है और इस इक्वेशन से आपने प्राइस ले लेनी है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 9 आपकी, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी होम असाइनमेंट है, इसको कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड इंशाल्लाह कल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अभी कोई इशू आपका इस सवाल से या पीछे से कोई पेंडिंग है तो आप पूछ सकते हैं। वी हैव फ्यू मिनट्स, यू कैन स्विच ऑन योर माइक एंड आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू विश टू। फ्राइडे हमारी शॉर्ट टर्म क्लास होती है, जुम्मा ब्रेक का सर टाइम अगर है। सर जी अगर सेल प्राइस ना गिवन हो, सर अगर परचेज प्राइस ना गिवन हो तो सेल प्राइस को परचेज प्राइस समझ सकते हैं? साई लिमिटेड में था इस तरह का बेटा, एक बार। अपने अगर वाली बातें आप करते हैं। नहीं नहीं, इसमें था साई लिमिटेड में। हाँ जी, साई लिमिटेड क्वेश्चन में था एक, अगर से नहीं कह रहा मैं। एक मिनट। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन का रेफरेंस मुझे बताया ना। क्वेश्चन नंबर 5 साहिल लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 5 साहिल लिमिटेड, उसमें क्या इशू था जी? सर उसमें ये 19 पर यूनिट लिया हुआ था ना, सेल प्राइस, परचेज परचेज प्राइस गिवन नहीं थी मार्केट से खरीदने की ना। ठीक हो गया, रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं बेटा आप। जी जी। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देखा, मुझे कॉन्टेक्स्ट तो बेटा बताया ना। मुझे प्राइस, मैं तो सेल प्राइस से समझा, आप प्रोडक्ट की, फाइनल प्रोडक्ट की सेल प्राइस की बात करें। तो ऑलवेज पुट अ क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक हो गया, तो बिल्कुल ठीक है। आपने, उसने हमें, देखें, हमें एक ट्री अवेलेबल है, हमने उस गाइडेंस ट्री को फॉलो करना है। अगर हमें इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक दी जाएगी, अगर इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक नहीं है, देन वी हैव टू फॉलो द बेस्ट रूट। फिर बेस्ट क्या किया जा सकता है? तो इस केस में रॉ मटेरियल इज इन स्टॉक when a quantity of material may be sold in market at 19, उसकी रेजिडुअल वैल्यू दी गई है। incurring a cost of 2 up to 15,000 kg can be used in this which currently cost। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको प्राइस चाहिए और वो अवेलेबल नहीं है, देन यू विल हैव टू मेक एन assumption कि शायद परचेज प्राइस भी इस सेल प्राइस के बराबर ही होगी। आपने सेल प्राइस नहीं ली, आपने ली परचेज प्राइस है, लेकिन आपने एज्यूम किया यहां पे कि वो परचेज प्राइस सेल प्राइस के बराबर होगी इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया? यू शुड नो आपको इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, और जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्वेश्चन में अवेलेबल है, ले लीजिए। नहीं चाहिए तो यू विल हैव टू मेक अ सूटेबल अजम्पशन। इस केस में हम अजम्पशन कर रहे हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल?
अच्छा जी, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।